अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। तो उससे पहले आपको बता दें कि ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते क्या हैं। तो ये टूल्स, ये उपकरण ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जिनका यूज आरबीआई करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई ने महंगाई के लिए एक दर देश में निर्धारित करके रखी है, जिसको याद किया जाता है 4 ± 2%। ये उसकी वृत्त है, यानी कि मिनिमम आपका 2% से नीचे अगर महंगाई चली जाती है तो भी आरबीआई दिक्कत, यानी कि आरबीआई अपने टूल्स का यूज करके महंगाई को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करता है। और 6% के नीचे ऊपर चली गई तो फिर तो महंगाई देश में चरम पर पहुंच चुकी है। 2% के नीचे जाना यानी कि देश में डिमांड की कमी हो चुकी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। उस केस में आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को कम करता है, जिससे कि मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और 6% के ऊपर चला गया यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है या सप्लाई, मतलब बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, तो उस केस में क्या करता है आरबीआई, रेपो रेट को बढ़ाता है, जिससे क्या हो, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो। और मनी सप्लाई जब मार्केट में कम होगा तो यानी कि अपना डिमांड भी कम होगा, डिमांड के कम होते ही महंगाई भी कम होने लगेगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कितनी होती है लिमिट, 4 ± 2%। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एनडीटीएल क्या होता है। 2-3 बार ये चीज़ टर्म यूज होगा तो बार बार बताना उपयुक्त नहीं रहेगा। एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। क्या? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। अब ये टाइम और डिमांड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, पहले वो बता देते हैं। टाइम लायबिलिटीज़ वो होती हैं कि जो पैसा बैंक के पास आरडी और एफडी के टर्म में पड़ा हुआ है, वो टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं बैंक की। और डिमांड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, मनी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश, मतलब करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, यानी कासा अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो डिमांड लायबिलिटी हो गया। कैसे हो गया वो भी आपको बता रहा हूँ। और एफडी और आरडी के फॉर्म में जो पैसा बैंक में पड़ा हो गया वो टाइम लायबिलिटीज़ हो गई। कासा के फॉर्म में इन द सेंस की डिमांड लायबिलिटी क्यों उसको कहा जाता है, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, आप उस पैसे को चाहे तुरंत निकाल सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, यानी कि डिमांड के हिसाब से आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप एफडी और आरडी कराते हैं तो आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कराते हैं, 6 महीने के लिए, अब तो शायद 1 महीना भी हो गया है, 7 दिन भी हो जाता है, उतने दिन के लिए आप लोग कराते हैं। तो वो क्या होता है, एक टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा बैंक के पास रहता है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा तो फिर बैंक तो ये चाहेगा कि टाइम लायबिलिटीज़ उसके पास ज़्यादा हो। नहीं, बैंक चाहता है कि उसके पास डिमांड लायबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा हो? क्योंकि इन पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है बैंक को, इन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। और करंट अकाउंट पर तो देना ही नहीं पड़ता है, सेविंग अकाउंट पर बिल्कुल मिनिमल केसेस में आपको पीएसबीस में तो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो एनडीटीएल क्या होता है कि आपके बैंक में उस दिन कितना कैश डिपॉजिट हुआ, यानी कि किसी के भी फॉर्म में एफडी, आरडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, किसी के भी फॉर्म में कितना पैसा आया माइनस पैसा गया, कितना पैसा आया माइनस गया। अब ये आंकड़ा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कितना आया कितना गया। तो ये होता है एनडीटीएल, यानी कि आपके ब्रांच में उस दिन टोटल इनकमिंग कितनी हुई पैसों की और आउटगोइंग कितनी हुई, इनके डिफरेंस को एनडीटीएल के नाम से हम लोग जानते हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ के बारे में। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की तरफ एक एक करके बढ़ेंगे। पहला होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। फुल फॉर्म है इसका कैश रिजर्व रेशियो। तो एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42, क्या सेक्शन 42, इसके अनुसार आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि आपको अपने एनडीटीएल का जो भी एनडीटीएल आपका जितना भी हो, 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, जितना भी हो, एनडीटीएल का कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज, बेसिकली इसकी आरबीआई ने जो लिमिट रखी है वो 0 से लेकर के 100% तक आरबीआई कर सकता है। सीआरआर की वैल्यू 100% भी आरबीआई कर सकता है और 0% भी कर सकता है। करंट टाइम में 3% है, अभी घटा बढ़ा नहीं है, तो 3% बैंक को, समझिए 100 करोड़ रुपए उसका बैंक का उस दिन का एनडीटीएल है, तो 100 करोड़ का 3% यानी कि 3 करोड़ रुपए बैंक को अपना आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। किसके फॉर्म में? सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में, ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ना किसी के फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में, कोई गोल्ड नहीं, कुछ भी नहीं।
अपने बैंक को अपने एनडीटीएल का 3% आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में जमा करना पड़ता है। 3% ये 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो सीआरआर क्या होता है? बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में जमा कराया जाना कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसका यूज क्या होता है? इन फ्यूचर अगर बैंक कभी फेलियर कर जाए या बैंक को कभी इमीडिएट नीड हो जाए तो ये पैसे का यूज आरबीआई बैंक को बचाने के लिए, बैंक को देने के लिए करता है। अब आगे एक और फैक्टर होता है एसएलआर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है एसएलआर? आरबीआई ने कह दिया हम इस सब कुछ 100 करोड़ के एग्जाम्पल पर बताएंगे, इजी पड़ेगा आपको। 100 करोड़ एनडीटीएल, अभी एनडीटीएल क्या होता है बता चुका हूँ, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया उस दिन ब्रांच से। अब एसएलआर क्या होता है कि आरबीआई ने कहा कि भाई तुम अपना जो भी पैसा 3% 4% वो हमको दे दिए, ठीक है। अब आरबीआई ने एक और इंस्ट्रक्शन जारी की कि आपको बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ पैसा, कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन, उसकी लिमिट जो रखी है 0 से लेकर के 40% तक ये लिमिट रखी गई है। इसको अपने पास, यानी बैंक अपने पास अपना पैसा जमा करके रखेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो अपने पास जमा करने का मतलब अपने कैश डिपॉजिट में रखना। अब ये जो पैसा हो सकता है ये कैश के भी फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड के भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। तो बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ पोर्शन, जो पोर्शन की लिमिट है 0 से 40%, अपने पास अपने कैश रिजर्व में या अपने बैकडोर में रखना है। ये आरबीआई की नीति है। इस समय इसका रेट जो चल रहा है वो 18% चल रहा है। ये भी सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार ये होता है। तो बैंक को एनडीटीएल का 18% अपने पास रखना पड़ता है। अब बैंक का सपोज 100 करोड़ एनडीटीएल था, 3% आरबीआई ने अपने पास रख लिया, 18% यानी कि 18 करोड़ रुपए बैंक को अपने पास रखना पड़ा। ये एक फ़र्क यही होता है कि कैश रिजर्व रेशियो में आप लोग गोल्ड वोल्ड नहीं रख सकते, बैंक को कैश ही जमा करना पड़ता है। एसएलआर में अपना गोल्ड भी रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रख सकता है, सिक्योरिटीज़ भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। तो 21 करोड़ रुपए तो आरबीआई ने ऑलरेडी बैंक के सेव कर लिए हैं। ये तो डिपॉजिट में चले गए, तो बचत में चले गए, इसका तो लूटने या डूबने का कोई चांस नहीं है। तो इससे क्या होगा, बैंक पर प्रेशर कम पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग मेन टर्म के बारे में बात करते हैं। रेपो रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, यही सबको चेंज करता है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी में बदलाव होता है तो आपका सब कुछ चेंज होता आता है। एमएसएफ भी चेंज हो जाता है, एसएलआर, वो आपका रिवर्स रेपो भी और एसडीएफ भी सब कुछ चेंज होता है। तो अब रेपो रेट क्या होता है? सपोज करिए आप एक बच्चे हैं, आपको पैसा चाहिए, तो आप कहाँ पर जाएंगे? अपने पापा के पास, अपने मम्मी के पास। तो उनसे कहेंगे कि पापा मम्मी हमको पैसा दे दीजिए। अब वो लोग आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। लेकिन पापा ने कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आप इस पैसे को उड़ा दोगे, यानी कि खर्च कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। तो आपने कहा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा पापा मम्मी ने कि कैसे विश्वास करें? तो आपने कहा कि विश्वास करने का एक तरीका है कि आपको मैं कुछ इंटरेस्ट दे दूंगा। तो वही जो इंटरेस्ट है उसको बैंकिंग टर्म में बोला जाए तो बैंक गया आरबीआई के पास, आरबीआई से उसने मांगा पैसा, आरबीआई ने कहा हम तुमको पैसा दे देंगे, लेकिन जैसे ही हम पैसा देंगे हो सकता है तुम इस पैसे को उड़ा दो, तुम इस पैसे को मार्केट में दे दो, तुम इस पैसे को लोन बांट दो, हमारा पैसा तो चला गया। तो बैंक ने क्या कहा आरबीआई से, नहीं हम आपको एक इंटरेस्ट पे कर देंगे। ये इंटरेस्ट क्या होगा, जिसको ही रेपो रेट कहते हैं, यानी कि बैंक द्वारा आरबीआई से लिए गए धन पर आरबीआई को दिया गया इंटरेस्ट रेपो रेट कहलाता है। इस समय इसकी दर 5.25% है, 5.25%। ये बिल्कुल अपडेटेड है। ये सब चेक कैसे करना है ये भी हम आप लोगों को बता देंगे। करंट में ये आपका 5.25% है। अब ये भी हो सकता है कि आपको आरबीआई ने पैसा दे दिया, आप इंटरेस्ट तो जब देंगे ना कि जब आपके पास पैसा रहेगा। तो आरबीआई कहता है कि हम आपको पैसा दे देंगे भाई, लेकिन हमको कुछ कोलेट्रल दो। कोलेट्रल के फॉर्म में आरबीआई क्या ले लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेता है बैंक से। बैंक को सपोज 10 करोड़ दिया, 10 करोड़ का सिक्योरिटी अपने पास रख लिया। अब वो 10 करोड़ रुपए बैंक अपना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देगा, सिक्योरिटी ले जाएगा। इसमें भी आरबीआई ने कहा कि भाई तुम तो चालू बनोगे, तुमने जो एसएलआर में अपनी सिक्योरिटीज़ रखी हैं वही हमको दे दोगे। तो बैंक आरबीआई ने कहा कि हम एसएलआर वाली सिक्योरिटीज़ नहीं लेंगे, एसएलआर की सिक्योरिटीज़ इसमें नहीं ली जाती हैं।
यानी कि बैंक आरबीआई को अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ देगा, वो सिक्योरिटीज़ जो देगा जो कि एसएलआर के फॉर्म में अपने पास रखा है, वो वाली सिक्योरिटी नहीं। उसके अलावा अगर बैंक के पास कोई सिक्योरिटी है तो वो आरबीआई के पास जाए, आरबीआई से कहे कि हमें पैसा चाहिए, आरबीआई उसे पैसा दे देगा, बैंक अपनी सिक्योरिटी उसके पास जमा कर देगा। बैंक जब पैसा प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा उसको, तो आरबीआई उसको उसकी सिक्योरिटी वापस कर देगा। लिमिट कितनी होती है रेपो रेट की, मतलब कितना रुपए तक लोन ले सकता है बैंक? 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए लोन ले सकता है। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, ये नीचे चला गया पता नहीं कैसे। तो ये जो लिमिट होती है इसको आरबीआई ने डिसाइड करके रखा है 50 करोड़ रुपए तक, या तो जो बैंक का एनडीटीएल है उसका 0.5% तक ये आरबीआई बैंक को दे देगा लोन। ये लोन होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। कैसे लोन होते हैं? इनको शॉर्ट टर्म लोन्स बोला जाता है। ये लघु अवधि के लिए दिया गया लोन होता है। कितने दिन के लिए? 90 दिन या 90 दिन से कम के लिए। इसके ऊपर अगर लेंगे तो उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ रेपो रेट आप लोग समझ गए होंगे कि आरबीआई द्वारा बैंक को दिया गया पैसा, जिस पर बैंक जो इंटरेस्ट आरबीआई को पे करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट में जो बैंक कोलेटरल आरबीआई के पास जमा करता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में होता है, जो कि बैंक के एसएलआर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं 90 दिन या 90 दिन से कम के लिए। लिमिट इनकी 50 करोड़ रुपए से लेकर 0.25% ऑफ एनडीटीएल रखी गई है। अब हम लोग आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में, एमएसएफ के बारे में। अब एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ का फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब आरबीआई वाला तो लोन खत्म हो गया, अब बैंक द्वारा आरबीआई से लिया गया ओवरनाइट के लिए लोन। आरबीआई ने बैंक को वो तो 90 दिन के लिए दिया, लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि बैंक को पैसा पता है बैंक को कि कल हमारा इंटरेस्ट वापस आएगा, कल हमारा मूलधन वापस आएगा, लेकिन उसको ओवरनाइट में कुछ ऐसा लैंड करना है, ऐसा पे करना है, कहीं का इंटरेस्ट पे करना है, तो बैंक जाता है आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास बैंक गया। आरबीआई से बैंक ने बोला कि भैया आरबीआई, हमें चाहिए इमीडिएट पैसा, वो भी हमें 1 दिन के लिए चाहिए। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए चाहिए। अब आरबीआई ने कहा अच्छा ठीक है 1 दिन के लिए तुमको दे देंगे, लेकिन इसमें मेरा क्या बेनिफिट? तो बैंक ने क्या कहा कि हम आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे। कितना एक्स्ट्रा दे देंगे? तो 0.25% प्लस रेपो रेट, रेपो रेट से 2% ऊपर हम ब्याज आपको दे देंगे। तो आरबीआई ने कहा अच्छा ये बात तो ठीक है, मतलब आरबीआई ने कहा कि हम आपको लोन देते हैं, बैंक कह रहा है कि हम आपको रेपो रेट पर जो रेट लगता है वो प्लस 0.25% दे देंगे। यानी कि अभी कितना है आपका एमएसएफ? तो इस समय एमएसएफ है 5.5%, रेपो रेट प्लस 0.25% या 1 बेस पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक। करंट में इतना है। अब इसमें आरबीआई ने कहा कि भाई हम इतना दे देंगे, तो बैंकों ने कहा यार हमारा भी तो कुछ तो होना चाहिए बेनिफिट। तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है, आपका बेनिफिट ये है कि जो आपने एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जमा करके रखी हैं उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। बैंक ने कहा ये बात अच्छी आपने बोली, हम वो वाली सिक्योरिटी यूज करेंगे। तो आरबीआई ने कहा कि हम ये लोन आपको सिर्फ 1 दिन के लिए देंगे। कितने दिन के लिए देंगे? 1 डे के लिए। अब 1 दिन सुनते ही आपके मन में 24 आवर्स आ रहे होंगे, नहीं, 1 दिन मतलब 8 आवर, यानी कि वर्किंग आवर बैंक के कितने होते हैं? 8, उसको ही 1 दिन कंसीडर करता है आरबीआई, समझे। तो कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए आरबीआई द्वारा बैंक को दिया गया लोन, जिस पर बैंक इंटरेस्ट देता है कितना? रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा, उसे बोलते हैं, उस फैसिलिटी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जितने हैं उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है बस, और किसी के लिए नहीं है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है। कितने? ओवरनाइट के लिए लोन दिया जाता है, जिसको 8 घंटा कंसीडर, वर्किंग आवर्स इन बैंक इन 8 आवर होते हैं, ये 24 घंटे के लिए, यानी ओवरनाइट के लिए दिया गया, तो वैसे ही बैंक वापस भी ले लेगा। तो ये लोन ओवरनाइट के लिए दिया जाता है, 24 घंटे के लिए। 1 वर्किंग डे कितना होता है? 1 वर्किंग डे में 8 घंटे बैंकिंग आवर्स होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि 8 बड़े, तो मतलब 8 घंटे कहाँ, कई 9 बजे तक छोड़ा जाता है बैंकों में, तो आरबीआई के हिसाब से 8 घंटे होते हैं। तो 8 × 3 24,
इतना यानी कि 3 दिन तक एज ए ले सकते हैं बैंक इसको, लेकिन उसको बोला कितना दिन जाता है, 24 आवर, ओवरनाइट बोला जाता है उसको, 1 डे भी नहीं बोला जाता है, 24 आवर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो 1 डे अगर बोल देंगे तो वो 1 दिन लगेगा, मतलब यानी कि सुबह से लेकर शाम, लेकिन वो मिलता कितने के लिए है, 24 आवर्स में। जो आम इंसान की भाषा में तो 1 दिन है, लेकिन बैंक की भाषा में 3 दिन है। तो 24 आवर्स के लिए ओवरनाइट दिया गया। सिंपल भाषा में अगर हम एमएसएफ को समझे, बैंक द्वारा आरबीआई से लिया गया ओवरनाइट के लिए लोन, जिस पर बैंक रेपो रेट से 0.25% या 1 बेस पॉइंट अधिक इंटरेस्ट पे करता है, उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। करंट में 5.5% है। इसमें बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो उसने एसएलआर के फॉर्म में रखी है वो भी यूज कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिवर्स रेपो, ये अब यूज नहीं होता है इतना ज़्यादा, ये रिवर्स रेपो, लेकिन इसकी रेट याद कर लीजिएगा इतना, क्योंकि अब ये क्यों नहीं यूज होता अभी हम आपको बता रहे हैं। इसकी रेट 3.35% होती है। ये क्या रेट होता है कि बैंक द्वारा आरबीआई में जमा किए गए पैसा, तो बैंक के पास पैसा है, बैंक कह रहा है मैं क्या करूँ इसको, तो बैंक कह रहा है आरबीआई से जमा कर लो मेरा पैसा, आरबीआई कह रहा है जमा कर लेंगे। तो बैंक ने कहा मेरा क्या बेनिफिट, तो आरबीआई ने कहा भाई तुम कुछ इंटरेस्ट ले लेना। कितना ले लेना, तो 3.35%। तो बैंक द्वारा आरबीआई में जमा किए गए पैसों पर मिलने वाला ब्याज दर को रिवर्स रेपो कहते हैं। कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई, इसका यूज करती है आरबीआई। आरबीआई ने को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी, गवर्नमेंट बैंक ने पैसा दिया आरबीआई को, आरबीआई ने फिर पैसे के बदले इंटरेस्ट भी पे किया, और जब बैंक को चाहिए तो आरबीआई विद इंटरेस्ट पैसा वापस करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस ले लेगा। इसका यूज क्या होता है सपोज मार्केट में मनी फ्लो नहीं है, यानी मनी फ्लो बिल्कुल नहीं है, तो क्या करेगा आरबीआई, तो फिर तो रिवर्स रेपो रेट का यूज नहीं, तो फिर रेपो रेट में क्या करेगा, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। पहले सारे टूल्स को पढ़ लेते हैं। तो रिवर्स रेपो के बाद हम लोग एसडीएफ की वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एसडीएफ क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आजकल इसी का यूज होता है रेपो रेट के जगह पर। बैंक द्वारा आरबीआई में जमा किया गया पैसों पर बैंक्स को मिलने वाला ब्याज दर, ये भी ओवरनाइट होता है। अभी हम लोगों ने एमएसएफ भी पढ़ा था, ओवरनाइट। ओवरनाइट से मतलब क्या होता है, 24 आवर्स। 24 आवर्स बैंक में एक दिन को 8 घंटे में कंसीडर करता है आरबीआई आपका। तो बैंक द्वारा आरबीआई में जमा पैसों पर बैंक को मिलने वाले ब्याज की दर को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। और ये रिवर्स रेपो से अलग कैसे है कि ये ओवरनाइट के लिए होता है, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं जमा करना पड़ता आपको, और ये आपका करंट रेट भी इसका ज़्यादा होता है। इसका 5% ब्याज दर भी आरबीआई वापस करता है। अब ये क्यों करता है, क्योंकि आरबीआई को भैया देखो इसमें कोई कोलेट्रल नहीं देना है तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। जहाँ कोलेट्रल है वहाँ इंटरेस्ट कम है, जहाँ कोलेट्रल नहीं है वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये हो गया एसडीएफ। इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है। क्या पॉलिसी कॉरिडोर, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि पॉलिसी कॉरिडोर ये होता क्या है। इसको समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि फिर रेपो और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, रेपो में भी और आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में। आप ये समझ लीजिए, ये मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें 3 ब्रांचेस बना लेते हैं। ये है आपका रेपो रेट। क्या है ये, रेपो रेट। इसमें अगर हम लोग प्लस 0.25% कर दिए तो वो आ जाएगा एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, प्लस 0.25%, सॉरी प्लस 0.25 करेंगे तो एसडीएफ नहीं एमएसएफ आएगा। एसडीएफ तो माइनस में आएगा, एमएसएफ आएगा। ये यहाँ पर सही से लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन में लिख गया मैं, एमएसएफ, और माइनस 0.25 करेंगे तो आपका एसडीएफ आएगा। अब ये क्या है, तो रेपो रेट तो पता ही है आपको, आरबीआई द्वारा बैंक्स को दिए गए कर्ज पर लिया जाने वाला ब्याज दर। तो ये अगर 5.25% इस समय है तो ये कितना होगा, 5% होगा, ये होगा 5.5%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, जिसमें बैंक को ओवरनाइट लोन मिलता है। ओवरनाइट के लिए लोन मिलता है तो आरबीआई इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करता है।
उसमें बैंक अपनी SLR में रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का भी यूज कर लेते हैं, तो वो रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है। और SDF क्या होता है, जिसमें बैंक RBI में पैसे जमा करते हैं ओवरनाइट के लिए, उस पर RBI उन्हें ब्याज देता है, वो रेपो रेट से 0.25% माइनस होता है। एक टर्मोलॉजीज जो बहुत ज़्यादा यूज कई बार पूछ भी लिया जाता है इंटरव्यूज़ में कि भाई बेस पॉइंट क्या होता है। तो ये जो भी हम लोगों ने 0.25 का खेल देखा ना, रेपो रेट प्लस 2.25 किए तो MSF आ गया, माइनस 0.25 किए तो SDF आ गया। तो इसी 0.25 को ही 1 बेस पॉइंट बैंकिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर जब भी RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद आप लोगों के पेपर में अमर साहब पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा जाता होगा कि 1 बेस पॉइंट की कटौती की गई, 1 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई, उसका तात्पर्य होता है 0.25% की कटौती या बढ़ोतरी की गई। ये रही सारी RBI के टूल्स। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन भी RBI में एज ए यूज होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में 2 फैक्ट होते हैं। ओपन मार्केट, ये पूछ लेता है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, समझ लीजिए बस। एक केस होता है कि RBI उसमें एज ए परचेज़र है, RBI खरीद रहा है, RBI यानी कि इनटेक कर रहा है, और एक में RBI बेच रहा है। अब RBI खरीदेगा क्या और बेचेगा क्या, तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगा। तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में से मतलब बेसिकली बैंक से खरीदता है, तो मार्केट में मनी देगा। अब यहाँ पर RBI क्या खरीद कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद रहा है, RBI ऐसे बायर है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक RBI को देंगी तो बैंक को मिलेगा पैसा। जब बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक लोन ज़्यादा देंगे, मार्केट में पैसा बढ़ेगा, यानी कि RBI क्या करेगा, मार्केट में पैसे के इनफ्लो को बढ़ाएगा, पैसे को इन्फ्यूज़ करेगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब RBI एज ए बायर यूज करता है, बायर होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, बैंक को पैसा देता है, जिससे बैंक्स आगे भी पैसा बांटते हैं जनता के पास लोन के फॉर्म में, तो मार्केट में मनी फ्लो का बढ़ता है। अब RBI अगर एज ए सेलर RBI अब आ गया है कि भाई हम बेचेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के हालात बन रहे हैं, तो RBI बैंक से कहेगा भाई अब मुझे कुछ नहीं पता, तुम हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो और अपना पैसा वापस करो। तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा। मनी फ्लो के कम होते ही आपकी महंगाई दर भी कम होने लगेगी। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें RBI एज ए बायर एज ए सेलर काम करता है। ये सब होता किस पे है, तो ई कुबेर पोर्टल। ये भैया रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार मतलब किसी ना किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि ई कुबेर पोर्टल किसका है। ई कुबेर पोर्टल का यूज क्या होता है, तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करने के लिए इसका यूज करती है मेनली। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है, बस समझ लीजिए क्या होती है। RBI जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर जो ब्याज दिया जाएगा उसका वहन कौन करेगा, वो पैसा सरकार देगी। जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI ने सेल किया, वो पैसा देगा कौन, उस पर जो ब्याज आएगा। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, लेकिन मार्केट में फ्लो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उसको बेचवाती है। अब उसको मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करती है, तो RBI कहती है भाई हम क्यों दें इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट पे करिए। तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर जो ब्याज दिया जाएगा उसका वहन सरकार करेगी। जो पैसा आएगा वो मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड में रखा जाएगा। मार्केट से मनी को वापस लेने का एक तरीका है जिसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बोलते हैं। मैक्सिमम 6 लाख गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI सेल कर सकता है। ये कंप्लीट डिस्कशन हो गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन थोड़ा सा और बचा है, तो थोड़ा सा इसको ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि एक वीडियो में इतना तो होना ही चाहिए। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है। बाई मंथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कब कब होती है, तो ये मॉनेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई मंथली होती है। ये पेज पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई मंथली ये मीटिंग होती है। रेपो रेट को बढ़ाया घटाया जाता है बेसिस पॉइंट से। और उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर कितने होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक, 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इसके अलावा अभी इस समय रेपो रेट 5.25% है, और उसमें आप लोग 0.25% ऐड कर देंगे तो MSF, और 0.25% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो SDF आपका आ जाएगा। और इसी में आपका रियल GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन होता है, जो कि इस साल के लिए 6.9% RBI ने कहा है कि ये GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन रहेगा FY 26-27 के लिए। और बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 6 लोग होते हैं इसकी कमेटी में, और इसमें बेसिकली
आपका बाई मंथली मीटिंग होती है, साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 6 बार ये मीटिंग कंपलसरी होनी ही चाहिए। हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज द आरबीआई यूज टू absorb excess liquidity from the market without providing government securities as collateral? हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि ये एसडीएफ जो होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसके अनुसार उसमें कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं दे करके भी मार्केट से अपने मनी को एब्जॉर्ब करता है आरबीआई। तो इसका आंसर क्या है? एसडीएफ, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रेपो के बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं और इसके अलावा सब कुछ एमएसएफ भी पढ़ चुके हैं, एसएलआर भी पढ़ चुके हैं। तो क्विक वे में इसको खत्म करेंगे हम लोग। और when the RBI increases the repo rate, what is the most likely impact on the economy? जब रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है तो यानी कि इन्फ्लेशन को वो घटाना चाहता है। महंगाई की दर बढ़ चुकी है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, पैसे को निकालना चाहता है, तो इस केस में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है। बैंकों को कहता है कि पैसा हमारे पास रखो, हमसे ही ज्यादा ब्याज लो और मार्केट में पैसा मत दो। तो मार्केट में मनी फ्लो को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है। The last resort window that allows banks to borrow overnight from the RBI, dipping into their SLR portfolio, is known as the marginal standing facility. पढ़ ही चुके हैं कि ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट से मतलब है कि 24 घंटे के लिए, और बैंक में एक दिन, एक वर्किंग आवर्स को 8 घंटे में कंसीडर किया जाता है। इसका आंसर है एमएसएफ। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट? बैंक रेट तो मतलब ये यूज भी नहीं होता है बैंक रेट। तो इसका आंसर है रेपो रिक्वायर्स कोलेटरल, बैंक रेट डज नॉट रिक्वायर्स कोलेटरल। रेपो रेट क्या होता है? इसमें कोलेटरल की जरूरत पड़ती है, बैंक रेट में कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है। बैंक रेट हालांकि अब ओल्ड टर्मिनोलॉजीज हो चुकी है। क्वेश्चन में आ जाता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो रेपो में कोलेटरल की जरूरत होती है, बैंक रेट में नहीं होती है। What is which ratio specifies the percentage of total deposit that the bank must keep with itself? पढ़ ही चुके हैं कि अपने पास बैंक को कितना पैसा रखना है, उसको क्या बोलते हैं? एसएलआर, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी इस समय 18% है, जिसकी लिमिट 0 से 40% हो सकती है। If the RBI wants to inject liquidity into the banking system, which action under open market operation will take? ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि अगर आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को खरीद मतलब देना चाहता है तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, पैसा मार्केट में देगा, जिससे कि बैंक बेसिकली मार्केट से मतलब बैंक को है, बैंक पैसा मार्केट में दे देगा, मैंने मार्केट में लोन्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में देगा, तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। तो मार्केट में मनी को इंजेक्ट करने के लिए आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है, आरबीआई एज ए बायर होता है। इसको ही हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप मतलब बोलते हैं कि लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना आरबीआई के द्वारा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द आरबीआई नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू कॉमर्शियल बैंक? कैश रिजर्व रेशियो जो सीआरआर होता है, जो कि 3% है, अभी हम लोगों ने अपने डिटेल में डिस्कशन किया है, उसमें आरबीआई को कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे, आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करता है बैंक्स को, किस पे? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो पर। The liquidity adjustment facility LAF corridor is bounded by which two rates? MSF और SDF, marginal standing facility, और आपका SDF जो होता है वो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है। बीच में रेपो होगा, रेपो से 0.25% या 1 बेस पॉइंट की घटोतरी हो गई यानी कि कमी हो गई, तो वो आपका SDF हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रेपो रेट से 0.25% की बढ़ोतरी या 1 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी हो गया तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपका हो जाता है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 6 मेंबर। कंप्लीट डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं हम लोग। मॉरल सुजिन इज द कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ मॉनेटरी टूल? ये तो क्वालिटेटिव एंड सेलेक्टिव टूल्स है। हम लोगों ने भी क्वांटिटेटिव के बारे में पढ़ लिया, बस इतना याद रखिए पूछ लेता है कभी कभी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाट इज द करंट इन्फ्लेशन टारगेट? तो 4 ± 2% डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं 24 मिनट में, तो अब और टाइम नहीं देंगे। When the RBI directs banks to maintain a specific difference between loan amount and the value of the security placed, it is using a marginal requirement. Margin requirements बोलते हैं इन्हें, जिसमें बैंक्स को आरबीआई डायरेक्ट करता है कि उनके में डिफरेंस होना चाहिए लोन अमाउंट में और जो सिक्योरिटी प्लीज की गई है उसमें। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इतनी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। Which of the following is an expansionary monetary policy stance? Decreasing the CRR. अब जब मतलब सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई घटाएगा, यानी कि बैंक से कम पैसा अपने पास रखेगा, यानी कि आरबीआई चाहता है मार्केट में पैसा बढ़े,
यानी बैंक में एक्सपेंशन हो तो उसमें बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑफ सीआरआर। जब भी सीआरआर का घटेगा तो बैंक पैसा मार्केट में, बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो क्या करेगा, बैंक पैसा बांटेगा ही, बांटेगा इन द सेंस कि लोन उनके फॉर्म में बांटेगा। हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, गवर्नर ऑफ द आरबीआई। व्हाट हैपेंस इफ अ बैंक फेल्स टू मेंटेन इट्स डेली सीआरआर। अब सीआरआर को मतलब नहीं, रिक्वायरमेंट्स को नहीं बैंक फुलफिल कर पा रहे हैं तो एक पैनल इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द आरबीआई। मतलब एक इंटरेस्ट जैसे आज नहीं पे कर पाए तो कल पे करेंगे तो उस पे एक पैनल इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई। बस सिंपल से भाषा में, अगर आप ही सोचिए आप पैसा कोई नहीं दे पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कल दे रहे हैं, तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ब्याज लगेगा। तो वही सिंपल भाषा में वही है ये। Which tool was introduced to manage the liquidity impact of massive capital inflow from abroad by using special bonds? इसमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आपका या तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है कि इसका राइट आंसर है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं हो सकती, इसलिए जल्दी से जल्दी खत्म करना है। इफ द एमपीसी डिसाइड्स टू फॉलो एन accommodative stance, it implies दे आर विलिंग टू कट रेट टू सपोर्ट ग्रोथ। एकोमोडेटिव इंस्टांस अगर एमपीसी डिसाइड करती है फॉलो का तो वो रेट्स को कट करेगा, बेसिकली रेपो रेट को कट करेगा, रेपो को कट करेगा तो एमएसएफ कट हो गया, एसडीएफ कट हो गया, जिससे क्या होगा मार्केट में पैसा जाएगा, और मतलब आरबीआई अपने पास नहीं रखेगा तो मार्केट में पैसा जाएगा, तो मार्केट में आपका इनफ्लो बढ़ेगा मनी का। The SDF rate is typically linked to the repo rate. SDF rate 2.25% कम होती है, MSF 0.25% ज़्यादा होती है, एक बेस पॉइंट भी बोलते हैं। Which act empowers RBI to implement the monetary policy? RBI Act 1934, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सेक्शन अगर पूछ लेता है तो 45ZB ये सेक्शन था। Selective credit control is primarily used to prevent speculative holding of essential commodities. इनको रोकने के लिए कोई होल्डिंग ना करे एसेंशियल कमोडिटीज को, तो इसके लिए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का यूज किया जाता है। कंप्लीट वीडियो आप लोगों ने देख ली है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा, कोर्स से जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है।